हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस विद सिमरन। तो लास्ट लेक्चर में हमने अम्ल के बारे में पढ़ लिया था कि अम्ल की धातु के साथ प्रक्रिया कैसे होगी। ठीक है, एक्स्ट्रा हमने ये सब जितने भी चीज़ें थी, अम्लों को तनु कैसे करेंगे हम, और जब भी हम अम्ल में पानी डालेंगे तो क्या होगा, कैसे क्या, और हमें किस तरह सावधानी रखनी चाहिए अम्ल को पानी में मिलाते समय। तो अब इसके बारे में अब हमने डिस्कस कर लिया है और अब हम आगे बढ़ने वाले हैं अपने न्यू टॉपिक के साथ। कौन सा टॉपिक है? क्षार की धातु के साथ प्रतिक्रिया। हमने लास्ट लेक्चर में अम्ल के बारे में पढ़ लिया था और अब हम पढ़ने वाले हैं क्षार के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्षार में क्या लिखा गया है, देखिए। जब भी क्या होगा, जब क्षार को हम धातु के साथ मिक्स करेंगे, ठीक है, क्षार को क्या कर देंगे, धातु के साथ मिक्स कर देंगे तो यौगिक बनेगा या फिर लवण बनेगा और क्या कर देगा, वो भी हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। सेम टू सेम अम्ल की तरह है। अम्ल भी क्या करती थी, हाइड्रोजन को हटा देती थी रास्ते से। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर भी क्या हुआ, ये जो NaOH था, NaOH ने क्या किया, हाइड्रो OH को हटा दिया। यहाँ पर क्षार है तो क्षार में क्या होता है, OH होता है। अब अम्ल तो है नहीं जो H+ होगा, H2 होगा। H2 किस में था, सिर्फ और सिर्फ अम्ल में था। ये जो H2SO4 लिया था, ये क्या है, अम्ल है। लेकिन अभी हमने क्या लिया है, क्षार लिया है। तो क्षार में ये जो NaOH है, NaOH क्षार है। अब ये OH को हटाएगा। ठीक है, अम्ल क्या करता था, H को हटाता था, और ये क्षार है, क्षार किसको हटाएगा, OH को हटाएगा। तो देखो यहाँ पे क्षार ने क्या किया, धातु के साथ प्रक्रिया की और प्रक्रिया करने के बाद क्या हुआ, H2 को हटा दिया। जैसे कि देखो NaOH है, Zn के साथ अभिक्रिया करेगा। Zn क्या है, धातु है। और क्षार ने धातु के साथ प्रक्रिया की, मतलब NaOH ने Zn के साथ प्रक्रिया की। अब क्या हो जाएगा, NaZnO2, मतलब कैसा लवण बनेगा, NaZnO2, ये लवण बन गया या फिर यौगिक बन गया। अब वो क्या करेगा, यहाँ पर OH आएगा, सॉरी यहाँ पर गलती से H2 लिख गया है, पर क्या आएगा, OH आएगा। ठीक है, OH मुक्त कर देगा ये। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया। अब धातु कार्बोनेट क्या करेगा, धातु कार्बोनेट किसको बोलते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और जैसे कि धातु है और कार्बोनेट, मतलब कार्बन के साथ हो जावे कुछ कार्बन समथिंग रिएक्शन हो, तो हम क्या बोलेंगे, धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ प्रक्रिया। अब जैसे कि देखो, धातु कार्बोनेट को हम अम्ल के साथ मिक्स कर देंगे तो क्या बनेगा, लवण बनेगा। अब ये लवण क्या होता है, लवण क्या होता है, देखो आपका जो चैप्टर है वो इसमें लिखा हुआ है कि अम्ल, क्षार एवं लवण। तो अगर देखो अम्ल क्या होता है ये तो आप समझ गए, क्षार क्या होता है ये भी समझ गए। जैसे अम्ल और क्षार की अलग अलग पहचान है, वैसे ही क्या है, लवण की भी अपनी एक अलग पहचान है। लवण क्या होगा, जब भी अम्ल और धातु कार्बोनेट प्रक्रिया करेंगे या फिर जब भी हम अम्ल और क्षार के अलावा किसी चीज़ को देखने जाएं, जैसे कि लवण, अब कोई भी चीज़ें, दो चीज़ें मिक्स करने पर जो, जैसे कि अम्ल और क्षार को मिक्स कर दो तो क्या बन जाएगा, लवण बन जाएगा। तो इस प्रकार मान लीजिए कोई ऐसा स्वाद है जो ना खट्टा है ना कड़वा है, तो आप उसे क्या बोलोगे, मतलब ये मिक्स का है। जैसे कि हमने क्षार में क्या सीखा था, इसका जो स्वाद होता है कैसा होता है, फिर अम्ल में क्या सीखा था, उसका स्वाद कैसा होता है। अब मान लो कोई चीज़ ऐसी है जिसका स्वाद अम्ल और क्षार के स्वाद के एकदम बीचों बीच में आ रहा है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, लवण। ठीक है, लवण मतलब क्या होगा, साल्ट, मतलब साल्टी साल्टी नमकीन जैसा स्वाद होगा। ठीक है, कड़वा खट्टा नमकीन। ठीक है, तो लवण में सिर्फ इतना ही होता है। अगर कोई भी चीज़ में जैसे कि अम्ल और क्षार को अगर हम मिक्स कर दें तो उसके बीच का कुछ अगर हमें मिल रहा है तो वो कहलाएगा लवण। अम्ल और क्षार को मिक्स किया और हमें क्या मिल जाएगा, लवण। या फिर उसके बीच में अगर जैसे कि कोई स्वाद है जो अम्ल का भी स्वाद दे रहा है और क्षार का भी स्वाद, अगर इन दोनों के स्वाद को अगर हम मिक्स कर दे तो अगर एक अलग ही स्वाद मिलेगा, दैट इज लवण। ठीक है, वो स्वाद कैसा कहलाएगा, लवणीय स्वाद। इसलिए हम बोलते हैं साल्टी, मतलब नमकीन स्वाद, नमकीन सा होगा। ठीक है, तो अम्ल क्षार के बारे में हमने क्या बताया, खट्टा होता है, कड़वा होता है। और लवण के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, ये नमकीन सा होता है, मतलब साल्टी साल्टी नमकीन से जैसा स्वाद होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि अम्ल है, धातु कार्बोनेट के साथ प्रक्रिया कर देगा तो क्या बन जाएगा, लवण बन जाएगा और जल ये मुक्त करेगा। कभी भी याद रखना कि अम्ल अगर धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो लास्ट में क्या मुक्त होगा, H2O, मतलब हमको पानी की प्राप्ति हो जाएगी, पानी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पानी। कब कब बनेगा, जब भी हम धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ प्रक्रिया करेंगे। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, जब भी हम अम्ल में पानी डालेंगे, अम्ल में जब भी हम H2 मतलब अम्ल को पानी में डालेंगे तो क्या मुक्त होगा, H2। अगर क्षार में हम पानी डालेंगे, किसी भी क्षार को अगर हम पानी में डाल देंगे तो क्या मुक्त हो जाएगा, OH। लेकिन कभी भी कार्बोनेट को अगर हम अम्ल में डालेंगे तो क्या मुक्त होगा, पानी, मतलब पूरा के पूरा H2O मिलेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर पूरा के पूरा H2O मिल रहा है, लास्ट में मतलब क्या मिल रहा है, जल मिल रहा है। समझ गए इतनी सी बात। अब आगे देखो,
ये जैसे कि ये H2SO4 है और ये CaOH ट्वाइस, तो इसके बाद क्या हुआ, ये CaSO4 लवण बन गया। अब आपको पता है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था, ये क्षार होता है ना, लेकिन क्षारीय नहीं। क्यों? क्योंकि ये OH ट्वाइस है, यहाँ पर ये क्षारीय नहीं होगा लेकिन ये क्षार है, ठीक है। और ये H2SO4 क्या है? अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं है कि क्षार और क्षारीय में क्या अंतर है, तो प्लीज़ वीडियो को पीछे जाकर देखना, अच्छे से क्लियर करना, ताकि अच्छे से समझ में आ जावे। अब ये क्या है? क्षार है, और क्षार ये क्या है? अम्ल है, ये क्षार है। और तब अगर अम्ल और क्षार की अगर हम क्रिया कर दें तो क्या बन जाएगा? लवण। और ये रहा हमारे पास लवण क्या है? CaSO4, और मुक्त क्या हो जाएगा? H2SO4, ठीक है। और अगर आप बोलोगे कि ये अम्ल है और ये क्षार तो है, लेकिन ये इसे हम धातु कार्बोनेट बोलेंगे, ठीक है, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब धातु क्यों बोलेंगे? क्योंकि कैल्शियम भी एक धातु है, ठीक है, और OH की वजह से हम इसको क्षार भी बोल सकते हैं। तो इसको हम दोनों तरह से पुकार सकते हैं, धातु कार्बोनेट भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं? क्षार भी बोल सकते हैं। अब आगे देखो कि जब भी अम्ल एवं क्षार अभिक्रिया करते हैं तो लवण एवं पानी देते हैं। क्या देंगे? लवण एवं पानी। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया, जब भी अम्ल या क्षार अभिक्रिया करेंगे तो क्या देंगे? लवण एवं पानी। अब देखते हैं धातु ऑक्साइड की। अभी तक हमने देखा धातु कार्बोनेट, अब दूसरा नंबर है हमारे पास, दूसरा किसका है? धातु ऑक्साइड का। कार्बोनेट का हो गया, पहला नंबर क्या था? धातु कार्बोनेट का। अब दूसरा नंबर है धातु ऑक्साइड का, अम्ल के साथ प्रक्रिया। अब क्या करेगा? ये जो मेटल ऑक्साइड, मेटल मतलब क्या होता है? धातु होता है। अब ये जो मेटल ऑक्साइड है या फिर ये जो धातु ऑक्साइड है वो एसिड के साथ अभिक्रिया करके क्या देगा? साल्ट और पानी। सेम टू सेम ऊपर जैसा, जब भी धातु कार्बोनेट भी क्या कर रहा था? अभिक्रिया कर रहा था, और क्या दे रहा था? लवण और जल। इसमें भी क्या होगा? क्या देगा? लवण या फिर जल, लवण और दोनों जल, ठीक है। अब आगे देखते हैं, सिंपल है, धातु कार्बोनेट और धातु ऑक्साइड सेम सेम उत्पाद देंगे। कौन सा? साल्ट और H2O, मतलब लवण या और H2O, ठीक है। अब आगे देखते हैं धातु और अधातु की। अब ये अधातु की बात आ गई। याद रखना, धातु और अधातु में दोनों में अंतर होता है। धातु अलग होती है, अधातु अलग होती है। आपने दोनों का अंतर पढ़ लिया होगा, मुझे विश्वास है आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। 9th में भी आता है और शायद आपके फर्स्ट चैप्टर में भी होगा ये धातु और अधातु। अब देखते हैं, अगर आपको नहीं क्लियर है तो आप प्लीज़ इसे क्लियर कीजिए कि धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है। तो ये जो अधातु ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया है, अधातु ऑक्साइड जब भी अम्ल के साथ प्रक्रिया करेगी तो क्या करेगी? हमेशा लवण और OH देगी। लेकिन यहाँ पर तो क्षार है, पर यहाँ पर क्षार भी क्या करेगी? लवण और H2O देगी, ठीक है। अम्ल भी क्या करेगी? लवण और H2O देगी, और क्षार भी क्या कर रही है? लवण और H2O देख रही है। तो अभी तक आपने शायद कॉमन, ये सामान्य एक चीज़ देख ली होगी, कॉमन चीज़ सभी में, कि कोई भी हो, धातु ऑक्साइड हो, अधातु ऑक्साइड हो, धातु कार्बोनेट हो, कभी भी अम्ल या क्षार के साथ अभिक्रिया कर रही है तो लास्ट में दे क्या रही है हमको? लवण और H2O या फिर पानी। लवण और पानी ही मिल रहा है हमको एंड में आकर, ठीक है। इतनी चीज कॉमन देखने वाली थी। अब आगे देखते हैं कि सामान्य अधातु ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं। अधातु कैसे होंगे? हमेशा अम्लीय। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि जितने भी अधातु ऑक्साइड होते हैं, हमने ये जो अधातु ऑक्साइड की जो मैंने हेडिंग डाली थी, ये जो अधातु ऑक्साइड होते हैं हमेशा प्रकृति इनकी कैसी रहेगी? मतलब ये व्यवहार से कैसे होंगे? अम्लीय, ठीक है। क्योंकि वे क्षार के साथ अभिक्रिया करती हैं और लवण एवं पानी देने के लिए। क्यों करते हैं क्षार के साथ अभिक्रिया? क्यों करते हैं? लवण और पानी देने के लिए, ठीक है। याद रखना, अधातु ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। अधातु ऑक्साइड हमेशा कैसे होंगे? अम्लीय। और सभी धातु ऑक्साइड कैसे होंगे? क्षारीय प्रकृति के होंगे। अधातु वाले ऑक्साइड कैसे होंगे? अम्लीय प्रकृति के। और धातु ऑक्साइड कैसे होंगे? क्षारीय प्रकृति के होंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अम्ल एवं क्षार की प्रबलता। अम्ल एवं क्षार की प्रबलता में मतलब क्या हो रहा है कि दोनों में से कौन स्ट्रांग है, कौन कितना स्ट्रांग है, कौन सा केमिकल ज़्यादा स्ट्रांग होगा, कौन सा केमिकल अम्ल या क्षार में कम स्ट्रांग होगा। तो अगर हम प्रबल अम्ल की बात करें या फिर प्रबल एसिड की बात करें तो कौन कौन से प्रबल एसिड हैं? H2SO4, HCl, HNO3, और ये सब कैसे हैं? प्रबल, मतलब ताकतवर अम्ल है ये, ठीक है। और ये क्या करेंगे? H+ आयन की सांद्रता बढ़ा देंगे। कहाँ पर बढ़ाएंगे? जल के अंदर। कभी भी जल के अंदर अगर हम किसी भी एसिड को, मतलब किसी भी केमिकल को डालेंगे जल के अंदर, कोई भी, मान लीजिए हमने जल लिया
और उसके अंदर क्या किया, एक केमिकल डाल दिया, और वो केमिकल जाते ही जल में घुलते ही क्या कर रहा है, H+, बहुत सारे H+ मुक्त कर रहा है, मतलब लगातार H+ मुक्त किया जा रहा है। तो समझ जाना वो केमिकल जो आपने डाला है वो कैसा होगा, प्रबल अम्ल होगा, ठीक है। और प्रबल अम्ल कैसा हो सकता है कि H2SO4 हो सकता है, HCl हो सकता है, HNO3 हो सकता है, बहुत सारे प्रबल अम्ल हैं, ऐसा नहीं ये तीनों ही हैं, बहुत सारे अम्ल होते हैं। उसी प्रकार प्रबल क्षार क्या करेगा, जल में OH आयन की सांद्रता बढ़ाएगा। अभी तक मैंने देखा था कि क्या कर रहा था, ये जो प्रबल अम्ल था क्या करेगा, H+ की सांद्रता बढ़ाएगा, और अगर मैं प्रबल क्षार की बात करूं तो वो जल में घुलने पर क्या करेगा, OH- आयन की, मतलब OH- जल में बहुत ज्यादा ही मात्रा में बढ़ा देगा, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल के बारे में क्या बोला गया है कि CH3COOH, मतलब दुर्बल अम्ल क्या होंगे, ये जो H+ की सांद्रता बढ़ा रहे थे एक तरफ, और प्रबल अम्ल क्या कर रहे थे, एक तरफ जल की, मतलब जल में घुलने पर H+ आयन बढ़ा रहे थे, और दुर्बल अम्ल क्या करेंगे, H+ आयन को कम कर देंगे। दुर्बल अम्ल के देखो एग्जाम्पल, एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH, सिट्रिक एसिड मतलब खट्टा एसिड, जो नींबू वगैरह में, नींबू, टमाटर, ये सब जो चीजें होती है ना, इसमें क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। फिर लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है, जो दूध होता है, दूध, उसमें क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। फिर H2CO3 मतलब कार्बोनिक एसिड। तो ये जितने भी एसिड हैं ये कैसे हैं, दुर्बल, मतलब ये कम, मतलब H+ आयन मुक्त करेंगे पानी में घुलकर, ठीक है। H+ आयन की मात्रा क्या कर देंगे, कम कर देंगे। वैसे ही अगर हम दुर्बल क्षार की बात करें तो दुर्बल क्षार में क्या होगा, OH की मात्रा कम कर देंगे। ये प्रबल में हमने सीखा कि क्या कर देंगे, OH की मात्रा को बढ़ा देंगे, और दुर्बल में हमने क्या सीखा कि ये कम कर देंगे OH की मात्रा को। इसका देखो एग्जाम्पल NaH4 मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से क्या होगा, हमने दुर्बल क्षार को क्या कहा कि ये OH- आयन की सांद्रता कम कर देंगे। अब इसके बाद देखो pH के बारे में दिया हुआ है, तो pH के बारे में अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। आज अभी हमने सिर्फ और सिर्फ क्षार के बारे में पढ़ा है, प्रबल क्षार के बारे में पढ़ा, दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, उसके बाद धातु, अधातु, फिर धातु कार्बोनेट, ये सब के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। तो इतना आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए चैप्टर में। और जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, आप अगर इस तरह से लिखोगे ना एग्जाम में तो भी आपको कोई नंबर नहीं काट सकता, ठीक है। एकदम इस तरह से आप एग्जाम में लिखना। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने pH के बारे में पढ़ेंगे, pH क्या होता है, कैसे होता है, इसको मापने के साधन वगैरह, इसका सूचक क्या है, और किसी भी विलयन में अगर हम pH डालेंगे तो वो क्या करेगा, और कौन सा pH हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, ठीक है। इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो पसंद आई है और समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, चैनल को बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।